Welcome to another episode of the Nation Pod Talk. Today, we have with us the beautiful and stunning Medha Krishnan, a true star on the rise and a name that's creating ripples in the music world. A social media sensation, Medha is not only known for her soulful voice but also for her incredible talent as a lyricist and performer. Her live shows leave audiences mesmerized, and her hit song, Ishare, has crossed an impressive 3.7 million views on YouTube, a testament to her growing fan base and musical brilliance. She's the voice, the pen, and the presence, all rolled into one. Stay tuned as we dive into her journey. And what's next in her musical story. Hosting this podcast is our young and dynamic host Prayanshu Kumar. नमस्कार और स्वागत है द सी नेशन पॉड टॉक के एक और शानदार एपिसोड में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, बेहतरीन सिंगिंग सेंसेशन जिनकी सुरीली आवाज और दमदार परफॉर्मेंसेस ने लाखों दिल जीते हैं। उनकी म्यूजिक ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है और उनका हिट सॉन्ग इशारे सोशल मीडिया पे धमाल मचा रहा है। आइए जाने उनकी म्यूजिक जर्नी, गानों के पीछे की कहानियां और उनके आने वाले नए प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो मिलिए बेहद टैलेंटेड मेधा कृष्णा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाउ आर यू डूइंग टुडे? Thank you so much, Priyanshu. Firstly, thank you for that lovely introduction. और मैं बहुत खुश हूँ कि आपको मेरे गाने अच्छे लगे, आपने enjoy किया, and really looking forward to this conversation. Pleasure talking to you, ma'am. आपके म्यूजिक जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले आपको कब महसूस हुआ कि म्यूजिक ही आपका सच्चा पैशन है? जी, तो एक्चुअली ये मेरी फैमिली में ही है। तो मेरे जो दोनों पेरेंट्स थे वो गाते थे, हालांकि उन्होंने उसको एक एज अ प्रोफेशन नहीं लिया, बट बहुत ही अच्छे लेवल का गाते थे, मोस्टली गजल्स और इवन काइंड ऑफ फिल्म म्यूजिक एंड थिंग्स लाइक दैट। सो बचपन से ही मैंने उनको परफॉर्म करते हुए देखा। तो म्यूजिक एक्चुअली मुझे याद ही नहीं है अ टाइम व्हेन म्यूजिक वाज नॉट अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, क्योंकि मेरे घर में उसी तरह का माहौल था। एंड जब मैं 5 या 6 साल की थी, मेरी मम्मी ने मुझे म्यूज़िक सिखाना शुरू किया, थोड़ा सा लाइट हिंदुस्तानी क्लासिकल और फोक सॉन्ग्स, गज़ल्स, हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। तो उस तरह से मेरी शुरुआत हुई और स्कूल के हर म्यूज़िक फेस्टिवल, हर सिंगिंग कंपटीशन, हर चीज़ में मैं पार्टिसिपेट करती थी, वहाँ रहती थी। बट इट हैज़ बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। फिर धीरे धीरे मैंने कुछ हिंदुस्तानी क्लासिकल थोड़ा और सीरियसली सीखा, तो बहुत अमेजिंग गुरुज से मुझे मौका मिला कुछ सीखने का। और फिर मैंने व्हेन आई वाज इन माय टीन्स कुछ मैंने सिंगिंग कॉन्टेस्ट, कुछ जो टेलीविजन चैनल्स थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे। आपको पता होगा शायद सारेगामापा भी एक शो था जहाँ पे आई वाज अ कंटेस्टेंट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट देयर। सो वो बहुत, हर एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ मैं सीखती गई, और बहुत वो इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी, बहुत अर्ली मेरी लाइफ में ये म्यूजिकल एक्सपीरियंसेस रहे। एंड कुछ साल पहले मैंने फिर अपना एक डिसाइड किया कि चलो खुद अपना कुछ मैं शुरू करती हूँ। तो एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। पहले मैंने कवर्स, मोस्टली कवर्स गाती थी, लेकिन रिसेंटली मैंने अपने भी गाने कंपोज करना, लिखना, उसको प्रोड्यूस करना, वो मैंने शुरू किया है। सो या इट्स बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी एंड अ वेरी lots of different highlights in it. काफी इंस्पायरिंग जर्नी रही है। बट जैसा आपने कहा कि आपने बचपन से ही शुरू कर दिया था ये म्यूजिकल सफर, और आपने बताया कि आपने पेरेंट्स को देखकर गाना शुरू किया, तो आपके बचपन में या फिर सबसे बड़ी प्रेरणा कौन रही थी? वो क्या पेरेंट्स ही थे या फिर कोई और थी आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन? जी, आई थिंक मेरे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे सिंगर्स, म्यूजिशियंस हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं। सो एक चूज करना मुश्किल है, बट ये सबसे पहले मेरी इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स ही थे, क्योंकि उन्हीं को मैंने गाते हुए सुना। बट ओवर टाइम देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट, मतलब ये बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, बट आई वुड से जो पुराने गाने हैं वो मुझे बहुत पसंद है। सो लता जी, आशा जी, उनके गाने मैं बहुत सुनती हूँ। एंड देन इवन इन द प्रेजेंट डे जो मेरे फेवरेट सिंगर्स हैं, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, इवन इन वेस्टर्न म्यूजिक, ऑल्दो मैं वेस्टर्न म्यूजिक उतना गाती नहीं हूँ, बट ऑल द इनक्रेडिबल you could say divas, they inspire me, Beyonce, Ariana Grande। हर किसी का अपना एक यूनिक स्टाइल है,
तो मुझे हर किसी की कोई बात कुछ इंस्पायर कर जाती है। मैम बचपन में कोई टीचर था आपके लिए, मतलब कोई आपका टीचर था या फिर आपने खुद से ही शुरू कर दिया था सीखना? या मैं कहूँगी मोस्टली ये सेल्फ टॉट है, तो मैंने सुन सुन के सीखा है, खुद प्रैक्टिस कर करके। लेकिन मैं कहूँ कि एक फाउंडेशन है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की। तो मेरे 2-3 जो गुरुजन थे उनसे मैंने एक फॉर्मल ट्रेनिंग ली है क्लासिकल म्यूजिक की। एंड इवन दो अब जो मैं गाती हूँ इट्स मोर इन द पॉप जॉनर में ज्यादा फिट होता है, बट आई वुड से वो एक जो फाउंडेशन बन जाती है ना क्लासिकल म्यूजिक की, उससे मुझे बहुत हेल्प हुई है। तो वो मेरी एक फॉर्मल ट्रेनिंग रही है when I was a kid। मैम जैसे बचपन में आपने शुरू कर दिया था गाना और कहीं ना कहीं आपने कहा क्योंकि आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट था, बट कोई ऐसा पल आया जब आपको लगा कि शायद आपको प्रोफेशनली भी यही चीज़ करनी चाहिए कि जिंदगी भर मैं यही करूँगी, ऐसा पल अगर आया हो तो? हाँ, एक्चुअली इसके बारे में मुझे ना इतना सोचना नहीं पड़ा, बिकॉज मुझे हर चीज, मतलब पढ़ाई में भी मुझे इंटरेस्ट था, उसमें भी मैं अच्छा करना चाहती थी, दूसरे एस्पेक्ट्स में भी मैं अच्छा करना चाहती थी। सो म्यूजिक भी वो एक नेचुरल फ्लो में ही वो ग्रो कर गया है, मुझे बहुत उतना अपने आप को ये ऐसे सोचना नहीं पड़ा कि अच्छा इसको सीरियसली करूं या ना करूं। आई थिंक एक नेचुरल फ्लो ही आ जाता है, आप हर चीज से, हर प्रोजेक्ट से आप ग्रो करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं। तो इतना मैंने ऐसा सोच के नहीं किया है इसको, जस्ट एक नेचुरल फ्लो में ही एक कुछ सीरियस सा बन गया है। जरूर। और कहीं ना कहीं ये भी चीज कहते हैं ना कि एक सफल इंसान के पीछे या फिर किसी भी काम को करने के पीछे 2 लोग बहुत अहम रोल अदा करते हैं, दैट इज फैमिली और दोस्त। जैसे आपने बताया कि परिवार का योगदान रहा है, आपने उनके कारण ही शुरू किया था। दोस्तों की तरफ से कुछ सपोर्ट मिला? क्या कहानी रही है? दोस्तों क्या सपोर्ट करते थे? क्या वो इंस्पिरेशन रहे हैं? कुछ अगर आप साझा करना चाहें। जी बिल्कुल, मुझे लगता है एक भगवान की एक ब्लेसिंग है कि जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, मतलब बहुत से लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में खुद म्यूजिशियंस हैं, तो बहुत वो एक इंस्पिरेशनल चीज हो जाती है। लेकिन जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं वो म्यूजिक फील्ड में ना भी हो, तो मैं कहूँगी कि बहुत म्यूजिकल लोग हैं, दे एंजॉय म्यूजिक, दे हैव वेरी गुड नॉलेज ऑफ म्यूजिक। सो बहुत स्ट्रॉन्ग उनका सपोर्ट रहा है, और इसी चीज से आप और इंस्पायर होके आगे बढ़ सकते हैं, अगर आपकी फैमिली फ्रेंड्स का सपोर्ट हो। सो आई फील ब्लेस्ड इन दैट रिस्पेक्ट। जब माहौल रहता है ऐसा तो आप कहीं कहीं सीखते भी हैं, और वो मोटिवेट करता है कि हाँ मेरे आसपास जो लोग हैं वो म्यूजिक सुनना पसंद कर रहे, तो मैं भी कुछ कर सकती हूँ उस फील्ड में। और आपका गाना भी सुना था इशारे, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हुआ है। जब आपने इसे ट्रेंड होते हुए देखा तो आपका क्या रिएक्शन था? क्या आप अपने दर्शकों के लिए 2-3 लाइन गा सकती हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे? रिएक्शन क्या था? यस, बिल्कुल। एक्चुअली ये मेरा नेचुरल, ये जो गाना है, ये पता नहीं, मुझे जब मुझसे कोई पूछते थे कि कैसे बन गया, आई डोंट इवन नो दैट कैसे बन गया, बिकॉज ये मेरा नेचुरल सिंगिंग स्टाइल भी नहीं है। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस सॉन्ग्स देखे होंगे, आई मोस्टली जो एक सॉफ्ट बैलेड टाइप के उस तरह के मैं गाती हूँ और बनाती हूँ। ये लेकिन मुझे मन किया कि चलो थोड़ा एक मस्ती का भी गाना होना चाहिए। सो एक मेरे बहुत टाइम से मेरे दिमाग में एक आइडिया था कि हाँ इस तरह की वाइब और इस तरह का इंस्ट्रूमेंटेशन कुछ मैं उसको लेकर कुछ बनाऊंगी। फिर धीरे करके बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया इसमें, म्यूजिक में और वीडियो में भी। सो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी दिस सॉन्ग, बट जब मैंने देखा कि लोगों ने एंजॉय किया, इसको पसंद किया, सो आई फेल्ट वेरी हैप्पी टू सी दैट, टू सी देम एंजॉय द सॉन्ग। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको गा भी देती हूँ आपके लिए। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मेरे साथ, लेकिन आपको फिर मेरे साथ थोड़ा सा वाइब करना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको डांस मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है? मैम इट वुड बी ग्रेट अगर आप 1-2 लाइन भी गुनगुना दें हमारे लिए, हमारे ऑडियंस के लिए, तो ये ज्यादा हो जाए। ठीक है। ओके, आई होप लैग ना है, बट ठीक है। कैसा ये पल ये समा है, हूँ मैं तो भी यहाँ है, क्यों जान के बेजुबान है, कह दे जरा, करता न मुझसे बयां है, जाने क्या तू चाहता है, बनता है नादा यूं खामखा, जाने ना तेरे ये इशारे ना पहचाने ना, तेरे ये इशारे
कमाल, कोई शक ही नहीं कि ये गाना हिट होना था। लेकिन आपने बताया कि इशारा आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर बताया कि कोई स्टोरी है कि आपने इशारे गाने के लिरिक्स लिखे या फिर कोई ऐसी कहानी कि इशारा इजाद हुआ? हाँ, एक्चुअली ये जो जो इसका म्यूजिक है, जो वेस्टर्न म्यूजिक में है, एक पॉप फंक या फंक म्यूजिक, जो अगर इसका आप जो गिटार और इंस्ट्रूमेंटेशन सुने तो वो मुझे बहुत प्लेफुल लगता है, यू नो, एज अ साउंड। तो जो इशारे जो वर्ड है वो उससे आया कि समथिंग प्लेफुल एंड फ्लर्टेशियस, वो मेरी इंटरप्रिटेशन है उस म्यूजिक की। सो उस इंस्ट्रूमेंटेशन से मुझे ये लिरिक आया और ये आइडिया आया। एंड आई फील आजकल ये मतलब ये मेरा जो भी मैं लिखती हूँ, जो अपने गाने लिखती हूँ, वो एक्चुअली मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ही वो चीज़ निकल के आती है। एंड आई फील ऑल ऑफ अस एक्सपीरियंस दिस कि इशारों में बात हो रही है, बट जो एक्चुअल चीज़ है वो नहीं कह रही। इसमें जो इस गाने का जो कैरेक्टर है, शी इज लाइक यू नो, तुम क्या कर रहे हो यार, ये मुझे इशारे समझ में नहीं आ रहे। तो आई फील एग्जैक्टली ऑल ऑफ अस एक्सपीरियंस इट। बट मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि कोरस में मतलब शी इज नॉट सेइंग इट फ्रॉम एक वो सैड उसमें नहीं कह रही है, शी इज जस्ट सेइंग मतलब एक प्लेफुल तरीके से उससे कह रही है कि तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, जस्ट यू नो यू शुड से व्हाट यू फील। सो दैट्स व्हाट शी इज एक्सप्रेसिंग टू द गाय। इशारा एक तरीके से शायद आपके लिए एक्सपेरिमेंट था, एज यू सेड, कहीं ना कहीं आप कुछ अलग ट्राई कर रही थी। तो क्या आपको पहले से अंदाजा था कि इशारा इतना बड़ा हिट होगा? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा नर्वस भी थी बिकॉज स्पेशली मुझे लगता है जब मैं कवर्स करती थी, यू नो, इट्स लाइक आपको पता है कि वो गाना चल चुका है, उसका रिस्पॉन्स आपको पता है, लेकिन जब आप कुछ अपना करते हैं, स्पेशली जब जैसा आपने कहा कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपनी साउंड से, देन यू हैव नो आइडिया कि वो कैसे रिसीव होगा। सो आई वॉज अ बिट नर्वस, मुझे पता नहीं था कि लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। सो आई हैड नो आइडिया कि लोगों को पसंद आएगा या नहीं। बट येस, व्हेन आई लेफ्ट द स्टूडियो आई न्यू कि जो मैंने बनाया है इस वक्त ये मेरा बेस्ट है, जो मैं उसको रिकॉर्ड कर सकी। एंड म्यूजिक वीडियो में भी हम लोगों ने बहुत प्रेपरेशन की, उसका मतलब कोरियोग्राफी, देयर वाज सम एक्टिंग सीन्स, देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन द म्यूजिक वीडियो। बट जब मैं शूट जब खत्म हुआ, आई न्यू दैट ये आपको एक सेंस हो जाता है ना कि अच्छा ये मेरे लायक आया। सो आई नो कि काम अच्छा हुआ है, लेकिन यस, विद रिस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस यू नेवर नो कि क्या लोगों को पसंद आएगा क्या नहीं। सो या जरूर ऑडियंस को पसंद आया था, बिकॉज 3.5 मिलियन व्यूज थे यूट्यूब पे इस गाने के लिए, दैट इज कमेंडेबल जॉब। And also you are a performer, so tell the viewers how difficult it is to perform and sing. It's technical but difficult. आपको कहीं ना कहीं ब्रीथिंग भी कंट्रोल करनी पड़ती है। मैं कभी कभी गाता हूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ा इशू होता है ब्रीथिंग का। तो हाउ डिफिकल्ट इज दैट? जी, ये तो डिफिकल्ट तो बहुत है। यू रियली हैव टू प्रिपेयर, यू नो, बिकॉज डांस भी करना और गाना भी गाना वो आसान नहीं है। बट येस, मेरी जो एक्चुअली वैसे मोस्ट ऑफ माई टाइम म्यूजिक में जाता है, डांस जितना मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए मैं नहीं करती हूँ। बट मुझे बहुत इंटरेस्ट है कोरियोग्राफ कोरियोग्राफ करना, डांस करना। और मेरी जो कोरियोग्राफी है सिंगिंग की तरह वो उतनी टेक्निकल नहीं है, इट्स मोर आई जस्ट गो विद द फ्लो। तो उसको इंटेंस टेक्निकल जंपिंग अराउंड इस तरह का मैं नहीं रखती हूँ। मुझे लगता है जो नेचुरल लगता है, जो अच्छा दिखता है। सो कोरियोग्राफी में उतना हैवी नहीं रखती हूँ। बट येस, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको अपनी फिटनेस का ध्यान रखना पड़ता है, आपको अपनी, जैसे आपने कहा, द ब्रीदिंग और इन चीज़ों का, इन टेक्निक्स का आपको ध्यान रखना पड़ता है। सो इट्स टफ। मैम, क्या कोई ऐसा गाना रहा है जो आप चाहती थी कि आप गाए लेकिन किसी और ने गाया हुआ था? आई एम नॉट श्योर। मुझे लगता है, मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो गाना जिसको गाना होता है और वो जैसे आना होता है, वो आई फील इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड, यू नो, इट्स ऑलरेडी काइंड ऑफ सेट। तो ऐसा मैंने नहीं सोचा है। बट यस, देयर आर लोड्स ऑफ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एंड आई फील अब बहुत अच्छा है कि एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और इंडिपेंडेंट म्यूजिक का जमाना आ गया है और हम सबको प्लेटफॉर्म मिल रहा है टू ग्रो आवर ओन वर्क। सो नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर गाना नहीं है। बट आई एम रियली एंजॉयिंग all the music that everyone is, you know, working so hard to make.
हम जरूर गाना जो देखते हैं तो लगता है इट्स इजी टू मेक, हम भी कर सकते हैं जरूर, लेकिन शायद इतना आसान होता नहीं, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत जब प्रोडक्शन करता था उससे पहले मुझे लगता था कि काफी आसान है, बट जब एक्चुअली में खुद करने गया तो दैट साउंड्स डिफिकल्ट, दैट इज डिफिकल्ट। तो जब आप गाने लिखने और रिकॉर्ड करती हैं तो इसका प्रोसेस क्या होता है, उस गाने में वो जो जीवन डालना होता है वो आप कैसे करती हैं? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया। मुझे लगता है कि कितने एक गाना ऑडियो बनाने के ही क्या कहूँ 10-15 कंपोनेंट्स होते हैं उसके, एंड देन फिर वीडियो बनाने के अलग 10-15 प्रोसेस। एक सेट मेरा प्रोसेस नहीं है। इनफैक्ट आई फील जब मैं उसको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ तब मेरा काम एकदम खराब हो जाता है। जनरली क्या होता है कि आई जस्ट हैव अ बेसिक आइडिया, तो इसमें जैसे मेरा इशारे में मेरा आइडिया था कि आई जस्ट वांट टू मेक समथिंग फन and something जिसमें people can just feel free and dance and something playful and flirtatious, that's all। और ये एक वर्ड आ गया था कि कोरस में मैं इशारे वर्ड रखूंगी। फिर उसके बहुत सारे ड्राफ्ट्स और इटरेशंस में फिर उसको बैठ के जनरली पियानो पे बैठ के पहले मैं उसकी मेलोडी और लिरिक्स बनाती हूँ। फिर जब एक बेसिक आइडिया होता है फिर उसके मैं डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंटेशन की, अच्छा मुझे गिटार इस तरह का चाहिए, मुझे बेस लाइन ऐसी चाहिए, ड्रम्स, इसमें थोड़ा सिंथ होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द सॉन्ग रिक्वायरमेंट। तो पहले उसका मैं एक डेमो बनाती हूँ। फिर जब वो एक अच्छे फॉर्म में आ जाए फिर मैं उसको स्टूडियो में जाके मतलब थोड़ा वो तैयारी के साथ फिर स्टूडियो में जाके फिर एक दिन में वो रिकॉर्ड हो जाता है। फिर उसकी मिक्सिंग होती है, फिर उसकी मास्टरिंग होती है। तो बहुत अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। मतलब देखिए ना, लिरिक्स लिखना ही एक आर्ट है ऑन इट्स ओन, देन म्यूजिक बनाना भी एक इट्स अ सेपरेट आर्ट फॉर्म, फिर उसको गाना इज अ सेपरेट आर्ट फॉर्म। तो चैलेंजिंग होता है उसको कंपार्टमेंटलाइज करना, बट आई फील अगर आप एक कंसिस्टेंसी से रोज काम करते रहें तो धीरे धीरे थिंग्स कम टुगेदर ऑल्सो। जैसे आपने कहा ना कहीं ना कहीं लिरिक्स लिखना सबसे बड़ा आर्ट है आई गेस, तो क्या आपको पहले शब्द सोचते हैं या फिर धुन, अगर आप बताना चाहें? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। आई विश मेरे पास एक अच्छा आंसर होता है इसका। मैं दोनों को एक साथ एक्चुअली करती हूँ, बिकॉज मेरे पहले मैं ऐसा करती थी कि अच्छा मैं लिरिक्स लिखूंगी तो मैं पोइट्री उसकी लिखती थी, फिर मैं उस पर धुन बनाने की कोशिश करती थी। अब वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो वर्क करता हो, बट मेरे लिए एकदम फेल हो जाता है, बिकॉज कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे साउंड करते हैं लेकिन वो म्यूजिक में ठीक से बैठते नहीं है, या कभी कभी म्यूजिक बहुत अच्छा आ जाता है लेकिन फिर उसके लिए फिर मैं स्ट्रगल करती हूँ कि इसमें कौन सा वर्ड मैं डालूं। तो अब मैंने ऐसा प्रोसेस बनाया कि आई जस्ट क्लोज माई आईज, आई जस्ट मम्बल एनीथिंग, जो भी मेरी जो बीट है उसका जो भी बेसिक एक बीट उसकी है या कोई ट्रैक बन गई तो आई मम्बल एनीथिंग, और जो भी नेचुरली वर्ड्स उसमें अच्छे साउंड करने लगे वो मैं उसमें फिर डाल देती हूँ। ऑफ कोर्स इट हैज टू मेक सेंस एज अ पोएट्री, बट या उसको मैं दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ मैं उसको बनाने लगी हूँ। गाने के अलावा डू यू लाइक टू प्ले सम इंस्ट्रूमेंट एज वेल? जी, सो ये आई प्ले अ बिट ऑफ पियानो। तो कीज मैं आई वुड से 5-6 सालों से मैं सीख रही हूँ टू प्ले पियानो, एंड मैं गिटार भी सीख रही हूँ। और गिटार मैं बेसिक मतलब अकूस्टिक गिटार मैं सॉन्ग्स पे मतलब बजा लेती हूँ, उसके बेसिक कॉर्ड्स या स्ट्रमिंग मैं वो उस पे वो सो पियानो एंड गिटार आर माय इंस्ट्रूमेंट्स दैट आई कैन प्ले। एंड मुझे एक्चुअली नॉट जस्ट playing of the instrument, I feel even as a vocalist it really helps, and as a composer it really helps अगर आप उसके basic chords आप बजा सकें। So it's very helpful skill to learn instruments as a composer as well. जरूर। लाइव परफॉर्मेंस भी आप करती हैं, और लाइव परफॉर्मेंस आप उससे पहले आप खुद को कैसे तैयार करती है, चाहे वो मेंटली हो या फिर वोकली हो, क्योंकि इतने बड़े ऑडियंस के सामने लाइव परफॉर्म करना, तो आप स्टूडियो में शूट करें जरूर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कट ले सकते हो, आप रीटेक ले सकते हो, तो लाइव परफॉर्मेंस के टाइम आप मेंटली एंड वोकली कैसे तैयारी करती हैं? जी देखिए, लाइव परफॉर्मेंस की जैसे आपने कहा कि उसकी एकदम अलग प्रेपरेशन होती है। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मैं रिहर्स उसको कर सकूँ उतना मैं करूँ। तो जितने भी जो भी म्यूजिशियंस हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, हम लोग जितना रिहर्सल कर सकें हम लोग कोशिश करते हैं कि करें, बिकॉज फिर वो
सेट हो जाता है, एक सबकॉन्शियस लेवल पर वो रूटीन, वो सेट गाने एकदम सेट हो जाता है। स्पेशली बिकॉज मुझे जब मैं लाइव परफॉर्म करती हूँ मुझे अच्छा लगता है टू इंटरैक्ट विद द ऑडियंस। तो ऐसे मतलब लिरिक्स देख के और ये सब थोड़ा जब आपको बहुत सोचना पड़े जब आप स्टेज पे हैं, तो आई फील वो उतना मजा नहीं आता ऑडियंस को। सो एज मच रिहर्सल एज पॉसिबल, एज मच सेट को तैयार करना, उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन, वोकल्स, आप कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऑफ कोर्स फिजिकल फिटनेस, स्टैमिना, वो भी आपको हेल्प करती है स्टेज। एंड मेंटली आई वुड से थोड़ी सी नर्वसनेस तो होती है इन लाइव परफॉर्मेंस, और मुझे लगता है वो उतनी बुरी चीज़ नहीं है, बिकॉज इट मीन्स दैट आप अच्छा करना चाहते हैं, आप लोगों को अपने म्यूजिक के थ्रू खुश करना चाहते हैं। सो थोड़ी सी नर्वसनेस, दोज बटरफ्लाइज इन योर स्टमक अ बिट बिफोर गोइंग ऑन स्टेज इज नाइस, बट वंस यू स्टार्ट इट्स टाइम टू जस्ट लेट गो। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं स्टेज पर हूँ तो जितना मैं एंजॉय कर सकूँ उतना करूँ, और फिर उससे ऑडियंस भी होपफुली एंजॉय करती है। और ये चीज़ मैंने भी देखी, जैसे एज अ जर्नलिस्ट जब ये होता है ना कि मेरे पास कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी हो, कोई न्यूज़ रिकॉर्ड करनी हो, तो मेरे पास थोड़ी सी लिवरेज होती है, बिकॉज आई फील कि मेरे पास है ऑप्शन, मैं कट ले सकता हूँ। बट वही चीज़ हमको लाइव डिस्कशन करना होता है, वो चीज़ यूट्यूब पे लाइव जा रही है, फिर कहीं पे भी लाइव जा रही है, तो कहीं वो नर्व्स होते हैं, आई फील कि वो नर्व्स ना और आपको पुश करते हैं टू डू बेटर। आपके साथ कुछ ऐसा होता है? Absolutely. बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ इस चीज़ पे। मैम हिंदी के अलावा भी कि आप इंग्लिश गाने भी गाते हैं ना, उसमें भी शानदार हैं। आप बता सकते हैं डिफरेंस बिटवीन टेक्निकलिटीज में हिंदी और इंग्लिश गाने की? जी देखिए, स्टाइल ऑफ म्यूजिक इज वेरी डिफरेंट, बिकॉज स्पेशली जो मेरा एक हिंदुस्तानी क्लासिकल का थोड़ा सा बेस है, एंड इवन माई प्रोनाउंसिएशन जो ट्रेडिशनल, पता नहीं सही वर्ड है कि नहीं, बट थोड़ा एक एक प्रॉपर हिंदी में मुझे लिखना, if you would like to say conventional music. Exactly. So उतना मेरी जो सॉन्ग्स, इवन दो जैसे इशारे हैं, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन काफी वेस्टर्न है, बट जिस तरह से मैं उसको गा रही हूँ वो फिर भी एक मतलब जो एक क्या कहूँ, एक प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज। इंग्लिश गानों में उसकी मेलोडी स्टाइल अलग है। आई वुड से सबसे जो बड़ा मुझे जो डिफरेंस लगता है वो ये है कि उसका जो वोकली जो प्रोनाउंस करना होता है वर्ड्स, उस पे थोड़ा मैं काम करती हूँ। सो दैट फॉर मी इज द मेन डिफरेंस, बिकॉज द प्रोनाउंसिएशन मैं किसी और लैंग्वेज में गाती हूँ तो बहुत मेरा फोकस रहता है कि गलत मैं उसको प्रोनाउंस ना कर दूँ। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। एंड वोकली जो उसकी जो मेलोडी है वो अलग है, बट वो मुझे उतना चैलेंजिंग नहीं लगता है। आई वुड से द वर्ड्स एंड प्रोनाउंसिएशन इज द बिगर डिफरेंस फॉर मी। Also want to hear one or two lines of your English song for our audience. Sure. मैंने एक जैज, थोड़ा कभी मुझे मन होता है कि थोड़ा मैं जैज गाऊं, सो उसका मैं थोड़ा आपको सुना देती हूँ। उसके मेरा एक कवर भी है YouTube पे, उसका नाम है मिस्टी। It's a beautiful song. It's a very old song. It's a very old jazz standard, but I really enjoy it. So look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm sinking in a cloud I can't explain. I get misty just holding your hand. ट्मेंडस मैम, हम इंग्लिश सॉन्ग भी उम्मीद करेंगे अब जरूर लेके आए हमारे सामने, ऑडियंस के सामने। Thank you. That would be Thanks great. a lot. मैम जैसे हम बात कर रहे थे, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, और आजकल भी म्यूजिक इंडस्ट्री जो रही है यानी सोशल मीडिया पे काफी तेजी से बदल रही है। सोशल मीडिया के कारण ये चीजें बदल रही है, इस बदलाव को आप कैसे देखती हैं? मुझे लगता है कि इट डिपेंड्स कि आप अपने प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज करते हैं। एंड जो मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगती है कि जो आपकी इंडिविजुअलिटी है, जो आपकी आवाज या आपकी परफॉर्मेंस उसको जो यूनिक बनाती है, वो आप शोकेस कर सकते हैं लोगों के सामने। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। लेकिन हाँ, मैं बस यही कहूंगी कि लोगों को अपनी ओरिजिनलिटी पर गिव अप नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कभी कभी ऐसा होता है कि
हम देखते हैं कि अच्छा ये चल गया या ये ट्रेंड चल गया तो मैं भी करूं, इससे इससे हो सकता है कि आपकी ग्रोथ हो सकती है, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। बट आई फील दैट लोगों को फेथ होना चाहिए अपनी ओरिजिनलिटी और अपनी यूनिकनेस पर, और शायद उस जो ग्रोथ पाथ है उसका शायद थोड़ा स्लोअर हो या एक स्टेप बाय स्टेप हो, बट इट इज वर्थ इट, बिकॉज मैं ये बिलीव करती हूँ कि वही चीज है जो वैल्यूबल है, यू नो, इन एनीबडी एज अ आर्टिस्ट। एंड अगर आप उसको सही तरह से यूज करें तो सोशल मीडिया कैन बी अ वेरी पावरफुल टूल फॉर यू टू ग्रो एंड टेल योर ओन स्टोरी। हम क्या आपको लगता है कि आजकल ऑडियंस सिंगर से ज्यादा म्यूजिक प्रोडक्शन पर ध्यान देने लगी है? जी, मुझे लगता है कि अब ये सफिशिएंट नहीं है कि आप सिर्फ सिंगिंग करें। मुझे लगता है कि आप सिंगिंग के साथ साथ म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आई स्टिल फील दैट वोकल्स जो एक गाने की सोल है, इट डिपेंड्स आप किस तरह के गाने गाते हैं, बट वोकल्स इज द सोल ऑफ अ सॉन्ग, यू नो। सो उस पे जो प्रैक्टिस है, उस पे काम है, वो छूटना नहीं चाहिए। सो लोगों को, एंड आई फील अगर कोई अच्छी आवाज़ में कुछ गाए, आई फील वो कनेक्ट होती है ऑडियंसेस के साथ। बट येस, आई फील ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर कोई अब म्यूजिक प्रोडक्शन में उसकी नॉलेज रखे, बिकॉज गाने को एज अ ट्रैक हैज टू साउंड गुड, यू नो। बट येस, म्यूजिक प्रोडक्शन, फर्स्टली द क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी ऑफ म्यूजिक प्रोडक्शन जिस स्पेस पर वो ग्रो हो रही है, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। आई वुड नॉट से कि वोकल्स की अहमियत कम होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिरिक्स, वो वोकल्स, इट्स अ सोल ऑफ अ सॉन्ग, बट दोनों को बैलेंस करना अब इम्पोर्टेंट हो गया है। हमने काफी टेक्निकल चीजों के बारे में बात की, हमने म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में बात कर ली, बट इट्स लाइक कि जो आपने काफी सारे लाइव परफॉर्मेंसेस भी दिए हैं एंड जरूर फैन मोमेंट्स भी होते हैं, तो सबसे यादगार शो कौन सा रहा है और कोई एक फैन मोमेंट जो आप साझा कर सके हमारे साथ? वो मैं, यू नो, इतने आई एम वेरी लकी कि जब भी मैंने लाइव कहीं परफॉर्म किया है, इतनी वंडरफुल ऑडियंस, और हर ऑडियंस मेरे लिए अलग है, यू नो, एक अलग, यू फील अ एनर्जी व्हेन यू आर सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ समवन और इन फ्रंट ऑफ पीपल। सो बहुत सारे मोमेंट्स रहे, बट मैं कहूँगी एक रिसेंट एक मोमेंट मेरे लिए ये रहा कि मैं यूके में रहती हूँ, और यहाँ पर एक छोटा सा टाउन है, एक्चुअली इट्स अ कंट्री साइड टाउन, तो वहाँ पे मेरा एक गिग था, और मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कौन आएगा वहाँ पे। उतनी, जैसे मैं हिंदी में गाती हूँ, और वहाँ पे उतनी कोई साउथ एशियन लोग वहाँ पे है भी नहीं, सो आई वाज नॉट श्योर कि कैसे जाएगा वहाँ पे। इट वाज कंप्लीटली फुल, एंड एक्चुअली मोस्ट ऑफ द ऑडियंस वाज नॉट, दे वर नॉट इंडियन। इवन देन मैंने आधे से ज़्यादा जो मेरा सेट था वो हिंदी गानों का था, मेरे ओरिजिनल गाने और कुछ कवर्स मैंने किए, एंड जस्ट टू सी पीपल एंजॉय, और जिस तरह का मुझे फीडबैक उन्होंने दिया, जिस तरह का प्यार दिया, वो मैं कभी भी भूलूंगी नहीं। एंड एक्चुअली मेरे लिए वो एक बहुत अच्छा रिमाइंडर था कि ये मैटर नहीं करता है कि कोई जो आपको सुन रहा है वो एक अलग, शायद आपकी लैंग्वेज समझे भी ना, फिर भी म्यूजिक एक कनेक्शन डेवलप कर सकती है ऑडियंसेस के साथ। सो वो मेरे लिए एक बहुत स्पेशल गिग था और बहुत स्पेशल मोमेंट रहा मेरे लिए। ये तो बात रही आपके फैन मोमेंट के बारे में। क्या हम जान सकते हैं कि आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स या कोलैबोरेशन जो फैंस इंतजार कर सकते हैं? जी, बहुत सारी चीज़ें हैं इन द वर्क्स और पाइपलाइन में हैं। मैं हर प्रोजेक्ट के साथ कोशिश करती हूँ कि कुछ अलग ट्राई करूँ, जैसे इस बार मैंने किया, और इन अ वे मुझे खुद पता नहीं रहता कि एक गाना कहाँ जाएगा, यू नो। आई स्टार्ट विद अ सर्टेन आइडिया, वो मेरे दिमाग में एक आइडिया होता है और वो कहीं और चला जाता है बट मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों पर काम चल रहा है। अब मैं उतना मैं रिवील नहीं करना चाहूँगी, मैं लोगों को थोड़ा सा सरप्राइज देना चाहती हूँ विद ईच प्रोजेक्ट, बट देयर इज लॉट मोर न्यू क्रिएटिव थिंग्स कमिंग। या मैम, मीरा कृष्णा के बारे में एक ऐसी बात जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। ज्यादातर जो लोग नहीं जानते हैं, मैं कहूँगी जो मेरा इशारे का जो म्यूजिक वीडियो है और जो उसमें मैंने दिखाया एक पार्टी गर्ल, मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं बहुत ही बोरिंग लड़की हूँ नहीं, मैं, आई थिंक
आई थिंक लोग मुझे थ्रू म्यूजिक, थ्रू जो भी मुझे यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे जो भी मुझे फॉलो करते हैं वो मोस्टली मुझे जानते हैं। मैं थोड़ी सी वर्कोहॉलिक टाइप की हूँ, तो मैं या तो काम करती हूँ या तो म्यूजिक बनाती हूँ। तो मैं बस यही कहूँगी, जो लोग नहीं जानते कि जो मैंने म्यूजिक वीडियो में दिखाया है वो मैं अपनी रियल लाइफ में नहीं हूँ। ओके, समय सीमा भी है थोड़ी सी, जाते जाते एक छोटा सा रैपिड फायर जहाँ पे आपको तुरंत जवाब देने होंगे। अगर आपको 24 घंटे के लिए कोई और सिंगर बनने का मौका मिले तो आप कौन सा सिंगर बनना चाहेंगे? मैं एक कॉम्बिनेशन बनना चाहूंगी ऑफ बियॉन्से एंड श्रेया घोषाल। पता नहीं वो कैसा होगा, बट आई लुक अप टू देम सो मच दैट आई वुड लव टू बी द कॉम्बिनेशन। यू आर अ टी और अ कॉफी पर्सन? ओह, ये आपने बहुत टफ सवाल कर दिया। आई वुड से 90% आई एम अ कॉफी पर्सन, बट 10% मुझे कोई अच्छी चाय पिलाता है ना, एक अच्छी चाय, मतलब दैट कैन मेक माय डे। सो या, बट मोस्टली आई एम अ कॉफी पर्सन। अगला क्वेश्चन भी रिलेटेड ही होगा, मॉर्निंग और अ नाइट पर्सन? यू सेड कॉफी पर्सन, तो आई कैन रिलेट, शायद आप नाइट ऑल हो। हाँ, मॉर्निंग में आई वुड से मोस्टली मॉर्निंग एक्चुअली, बिकॉज मेरा माइंड बहुत फ्रेश होता है, एक नया दिन टू स्टार्ट न्यू थिंग्स। रात को पता नहीं मेरे दिमाग में हर तरह की टेंशन आ जाती है, सो मॉर्निंग मैं कहूँगी ज्यादा मेरा पीसफुल रहता है। हम लास्ट, स्टूडियो रिकॉर्डिंग या लाइव परफॉर्मेंस, कौन सा ज्यादा पसंद है आपको? दे आर बोथ सो डिफरेंट और दोनों की प्रिपरेशन बहुत अलग होती है। आई वुड से स्टूडियो रिकॉर्डिंग स्लाइटली मोर, बिकॉज वहाँ पे एक जो क्रिएशन प्रोसेस होता है टू मेक समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, वो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो आई वुड से एट दिस पॉइंट स्लाइट बायस टू स्टूडियो रिकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस, बट लाइव भी मुझे परफॉर्म करना बहुत पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जाते जाते अपने फैंस के लिए एक छोटा सा मैसेज। मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मेरे रिसेंट गाने इशारे को इतना प्यार दिया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना आप इसको सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे। और मेरा एज ए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, ग्रोथ इसी से होती है कि आप आपका काम अगर किसी से कनेक्ट कर जाए और फिर वो ग्रो करे, स्प्रेड करे। सो मेरा बस मैसेज यही है कि थैंक यू for the love, for the kindness and for the support for my latest song। और आपके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग नई चीजें आने वाली है सबके लिए। एक दो लाइन जाते जाते आपकी कोई फेवरेट सॉन्ग का? फेवरेट सॉन्ग किस तरह का मूड है आपका? किस तरह का? थोड़ा बैलेंस, थोड़ा समथिंग फन? जो आपका फेवरेट सॉन्ग हो, प्लेलिस्ट पे टॉप पे हो, जो आपका फेवरेट हो। मेरा फेवरेट, मैं हमेशा ये गाती हूँ, लग जा गले मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वो गाती हूँ। बट मैं अभी एक और मेरा थोड़ा और रिसेंट जो एक गाना है साथिया फिल्म का, वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वो थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ। चुपके से रात की चादर तले चांद की भी आहट ना बादल के पीछे जले कतरा कतरा गले कतरा कतरा रात भी ना गिरे आधी आधी रात भी नहीं आधी। शानदार। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर गिविंग अस योर टाइम। वी होप कि आने वाले समय में और ऐसे गाने लाते रहेंगे और फैंस और ऑडियंस उसे और भी ज़्यादा पसंद करते रहेगी। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू सो मच प्रियांशु, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मुझे मन ही नहीं कर रहा कि कॉन्वर्सेशन खत्म हो। सो थैंक यू फॉर होस्टिंग दिस कॉन्वर्सेशन सो वेल। माय प्लेजर। एंड वी विल टॉक अगेन, आई एम श्योर। ऐसी और वीडियोस के लिए सुनते रहिए और देखते रहिए द सी नेशन पॉडकास्ट।